वाओ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब इसे खाकर देखा जाए। आप देख सकते हैं कि भैया ने इसके साथ हमें 4 अलग अलग टाइप की चटनी दी है। ये है रेड हॉट सॉस, ये है मेयोनीज, ये है ग्रीन धनिया सॉस और ये है लास्ट गार्लिक सॉस। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फूला हुआ पैसा वसूल है। आप भी आइए और तंदूरी मोमोज का मजा लीजिए। मिलते हैं अगली बार आपसे एक और नए स्टाइल की बढ़िया मोमोज की वीडियो के साथ। और अब आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं और ज्योति इन लजीज तंदूरी मोमोजों का मजा लेते हैं। महक अपने दोस्तों विजय, ज्योति और सोनू के साथ घूमने के लिए जाती है। चारों दोस्तों को घूमते घूमते शाम हो जाती है। तभी महक बोलती है, अरे बस, अब मैं और नहीं चल सकती। और एक कदम अब चली ना तो मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगी। यार मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, खाना। सही बोल रही है महक। भूख के मारे आतड़ियाँ बाहर आ रही है। अब तो मुझसे भी नहीं चला जाएगा, पेट में खाने का अकाल मचा हुआ है। हाँ हाँ, चल चल आगे चलते हैं थोड़ा। वहाँ पे एक मोमोज तंदूरी वाला लगाता है, खा के आते हैं। तंदूरी मोमोज खाते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। मुझे नहीं पसंद वो कच्चा मैदा, और ऊपर से वहाँ जाना पड़ेगा। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है कि मुझ में चलने की हिम्मत ही नहीं है। कुछ ताकत वाला खाना खाना है मुझे, ना कि ये कच्चा मैदा। यार एक बार खा कर तो देख, अच्छे लगेंगे तुझे भी। मेरा तो बड़ा मन है तंदूरी मोमोज खाने का। बस अब तक मैंने एक ही बार खाए हैं और तब से ही दोबारा कोई मौका देख रही हूँ कि जब मैं तंदूरी मोमोज खा पाऊँ। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती, तुम लोग ही खाओ। ये सब खाना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। चलो हम कुछ और देखते हैं। तुम लोग इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? अरे ये तो ऐसे ही बकवास करती रहेगी। घूमने आए थे हम और बिना मोमोज खाए घूमना कैसे पूरा होगा? इसका मुंह बंद कराओ और लेकर चलो। हाँ विजय सही कह रहा है, ऐसे तो बस ये हमें मना ही करती रहेगी। ज्योति महक को, सोनू को और विजय के साथ जबरदस्ती मोमोज की शॉप पर ले जाती है। तभी विजय दुकान वाले से बोलता है, भाई 4 प्लेट तंदूरी मोमोज लगा देना। अरे नहीं नहीं, 4 नहीं 3 ही लगा दो। मैं तुम्हारी वाली प्लेट में से ही 1-2 खा लूंगी। एक तो वैसे भी तुम लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो। तेरी मर्जी। सुनो भैया, 3 प्लेट ही देना। दुकान वाला जल्दी से 3 प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी मोमोज लगा देते हैं, जिसे खाने के बाद सबसे पहले सोनू बोलता है, लाजवाब, बेमिसाल, कमाल, धमाल, बवाल, क्या तंदूरी मोमोज है। सच में यार कितना गजब का स्वाद है। सच में यार गजब का स्वाद है इसका, मजा आ गया खाकर। सही कहा तूने। तंदूरी मोमोज के साथ इसकी चटनी, आय हाय, ये तो एक नंबर है। ओए महक, देख क्या रही है पागल? खा के देख ले, मजा आ जाएगा, तेरी भूख तृप्त हो जाएगी। अब तुम सब इतनी तारीफें कर रहे हो तो खाकर तो देखना ही होगा कि कैसा है। सबकी बातें सुनकर महक का भी मन मर जाता है और महक ज्योति की प्लेट से एक तंदूरी मोमोज को उठाकर खाती है। तभी ज्योति कहती है, और कैसे लगे तंदूरी मोमोज? यार ये तो सच में बड़े ही स्वाद है, और इसमें मैदा भी कहीं पर कच्चा नहीं है। विजय जा, एक प्लेट मेरे लिए भी ले आ। मैं तो कह ही रहा था कि तंदूरी मोमोज को ऐसे वैसे मोमोज थोड़ी है। पहले तो इतने नखरे दिखा रही थी, अब एक बार स्वाद क्या लग गया, अब इसको और प्लेट चाहिए। वाह जी वाह। हाँ भाई हाँ, मान गई मैं तंदूरी मोमोज को। गलती हो गई थी मुझसे, जो मैंने ये सोच लिया कि अच्छे नहीं होते होंगे। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये अच्छे होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब जरा मेरे लिए भी एक प्लेट तंदूरी मोमोज लगवा दे। महक को मोमोज काफी अच्छे लगने लगे थे, इसलिए वो कभी कभी घूमते टहलते मोमोज खा लिया करती। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद महक अपनी माँ माला को जबरदस्ती मोमोज के स्टॉल पर लेकर जाती है और कहती है, माँ देखो, मोमोज तो आज हम यहीं खाएंगे। मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है माँ, और ये तंदूरी मोमोज की तो मैं बहुत बड़ी दीवानी हो चुकी हूँ। आई लव इट माँ। माँ पता है, ये तंदूरी मोमोज ना फुली बॉइल्ड होते हैं और इससे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, इसलिए मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो यही खाऊंगी। अरे चल, मुझे नहीं खाने ये, पता नहीं कैसे तेल में तल रखे होंगे। ना तुझे कभी ये पसंद आने लगा? पहले तो तू कभी खाती नहीं थी। हाँ मुझे पहले नहीं लगते थे अच्छे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी ना, तब उन लोगों ने मुझे तंदूरी मोमोज खिलाए थे। वाह माँ, क्या मोमोज थे, खाकर ही मजा आ गया। अभी वही सोचकर मुंह में पानी आ गया। माँ खाकर तो देखो, सच में मजा आ जाएगा। मैं 2 प्लेट ले रही हूँ, आपको अच्छे नहीं लगे ना तो छोड़ देना, आपके वाले भी मैं खा लूंगी, बस मुझे खाने से मत रोको। महक जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लेती है और जल्दी जल्दी खाने लग जाती है। तभी माला बोलती है, महक कोई पागल सांड पीछे पड़ा है क्या बेटा? नहीं तो माँ। तो ये पागलों की तरह क्यों खा रही है? अरे आराम से खा ले, कोई लेकर नहीं भाग रहे हैं तेरे मोमोज। माँ क्या करूँ, मुझे मोमोज इतने पसंद आने लगे हैं,
सच में इनके ठंडे होने का भी वेट नहीं हो रहा मुझसे, इसीलिए गर्मा गर्म खा लिए मैंने। हाँ दिख रहा है। माँ आप भी खाओ ना, मस्त है। थोड़ी लाल चटनी डालना भैया, और म्यूनिस भी, मिक्स करके खाने में मजा ही आ जाएगा। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। एक दिन ज्योति महक से मिलने उसके घर आती है, साथ ही तंदूरी मोमोज भी लेकर आती है, जिसे देखकर महक बोलती है, यार इतनी खुशी ना तो मुझे तेरे आने की नहीं हो रही, जितना इन तंदूरी मोमोज को देखकर हो रही है। सही है बेटा, पहले तो मैडम जी खाती नहीं थी, कच्चा मैदा लगता था, अब ये इतने अच्छे लग रहे हैं कि यार दोस्त भी हवा हो गए इसके आगे। नहीं नहीं यार ऐसे ना बोल, सच में उस दिन अगर तेरी प्लेट से वो तंदूरी मोमोज उठाकर नहीं खाया होता ना, तो मेरा इस धरती पर जन्म लेना ही विफल हो जाता। कि मैंने मोमोज जैसी बढ़िया चीज को छोड़ दिया, खाया ही नहीं, यमराज भी मुझे नरक में डाल देता। बस बस। वैसे ज्योति एक बात कहूँ? बोल क्या हुआ? यार मैंने ना कई जगहों पर अलग अलग तरीके के मोमोज तो खाकर ट्राई किए हैं, कि अब खुद का एक चैनल खोल लूं यूट्यूब पर, जिसमें मैं अलग अलग जगह के मोमोज की वीडियो बनाकर डालूंगी, साथ में टेस्ट भी करके देख लूंगी। हाँ सही है, वैसे भी मोमोज की बुक्कर तो तू हो ही गई है, अब व्लॉगिंग भी कर ले, तेरा ही नाम होगा और मैं भी तेरा साथ दूंगी। इतना कहकर दोनों सहेलियां आपस में हाई फाई करती हैं, जिसके बाद महक और ज्योति दोनों ही अलग अलग जगह जाकर मोमोज की व्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक दिन ज्योति और महक मोमोज की व्लॉगिंग करते हुए एक पुराने फेमस तंदूरी मोमोज चिंगरी मोमोज वाले के पास जाती है। ज्योति कैमरा लेकर शूट शुरू करती है। महक दुकान वाले से पूछना शुरू करती है, हेलो भैया, कौन कौन से मोमोज है आपके पास? मैडम हमारे यहाँ फ्राई मोमोज, पनीर मोमोज, पिज्जा मोमोज, कुल्हड़ मोमोज के साथ और सभी चाइनीज फूड मिलते हैं। अच्छा भैया, सबसे स्पेशल क्या है यहाँ का? मैडम जी हमारे यहाँ का सबसे स्पेशल तंदूरी मोमोज है, जो कि 150 रुपए प्लेट है। ठीक है भैया, 2 प्लेट लगा दो बढ़िया सी तंदूरी मोमोज की। कुछ देर में दुकान वाला महक को 2 प्लेट तंदूरी मोमोज दे देता है। ज्योति फिर से कैमरा ऑन करती है और वीडियो बनाना शुरू करती है, और महक मोमोज की तरफ देखकर बोलती है, वाओ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अब इसे खाकर देखा जाए। आप देख सकते हैं कि भैया ने इसके साथ हमें 4 अलग अलग टाइप की चटनी दी है। ये है रेड हॉट सॉस, ये है मेयोनीज, ये है ग्रीन धनिया सॉस, और ये है लास्ट गार्लिक सॉस। इसका स्वाद बहुत ही अमेजिंग है, एकदम फूला हुआ पैसा वसूल है। आप भी आइए और तंदूरी मोमोज का मजा लीजिए। मिलते हैं अगली बार आपसे एक और नए स्टाइल के बढ़िया मोमोज की वीडियो के साथ। और अब आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक मैं और ज्योति इन लजीज तंदूरी मोमोजों का मजा लेते हैं। ऐसे ही दोनों सहेलियां अब रोजाना वीडियो बनाती और फिर उसे अपने YouTube के मोमोज अड्डा पर अपलोड करती। धीरे धीरे महक का खूब नाम होने लगा था। वो कई तरह के फूड चैलेंजेस लेकर उनके वीडियो बनाकर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड करने लगी थी। धीरे धीरे उसकी फैन फॉलोइंग और वीडियो की डिमांड भी बढ़ने लगी थी, जिसके चलते वो दिल्ली के बाहर जाकर भी एक से एक बढ़िया मोमोज और दूसरे खानों की चीजों की वीडियो डालती। साथ ही अपने आप को फिट कैसे रखना है उसके लिए भी डाइटिशियन की राय देती और जनता को अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचाती रहती। गांव से दूर कोने में स्थित एक छोटा सा परिवार जो अपने आप में खुश और संतुष्ट था। इस परिवार में रामलाल, उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई श्याम रहा करते थे। श्याम हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसका गांव में सभी के साथ अच्छा संबंध था, खासकर उनके पड़ोस में रहने वाली राधा के साथ। राधा एक विधवा थी जिसके पति का निधन कई साल पहले हो चुका था। एक दिन श्याम अपनी घर की छत पर खड़ा हुआ राधा से बात कर रहा था। आप कहीं गई थी क्या? आपके बिना तो पूरा मोहल्ला सूना हो गया था। ऐसा लग रहा था मोहल्ले में कोई रहता ही नहीं है। अच्छा जी, मुझे इतना याद किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे भी इतना कोई याद कर सकता है। नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं आपको थोड़ी याद कर रहा था, मैं तो आपकी छोटी बेटी को याद कर रहा था। वो क्या है ना, जब वो आती है, खेलती है, कूदती है, उसको देखकर ना मन लग जाता है। लेकिन जब वो नहीं होती है तो बहुत सूना सूना लगता है। वो दिखी नहीं थी इसलिए पूछ रहा था बस। यही हाल मेरे मायके में भी है। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और वहाँ भी मेरी बेटी को सब बहुत याद कर रहे, क्योंकि उसके बिना किसी को मन ही नहीं लगता। आपकी बिटिया है ही इतनी प्यारी, वो तो किसी की भी गोद में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रोती भी नहीं है। वरना मोहल्ले के बाकी बच्चों को देखो, भाई छू क्या दो रोने लग जाते हैं। फिर उसके माँ बाप आकर कहते हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया, ये क्यों किया। लेकिन आप तो रोक टोक करती नहीं हो, अपनी बच्ची को सबके साथ खेलने देती हो, सबके साथ जाने देती हो। अरे ये चीज ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको कोई दिक्कत परेशानी हो ना तो रात के 12 बजे कॉल कीजिएगा मुझे, मैं आ जाऊंगा। 1 मिनट, मैं कैसे आऊंगा? मेरे पास तो आपका नंबर ही नहीं है।
लाइए नंबर दीजिए। शाम का उसकी परवाह करना राधा को तो बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए वो मुस्कुराते हुए उसे नंबर देकर वहाँ से चली जाती है। शाम और राधा की सारी बातें शाम की भाभी सीता सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो शाम के पास आती है और उससे कहती है, देवर जी, आप छत पर एक्सरसाइज करने के लिए आए थे या अपनी पड़ोसन राधा से मिलने के लिए? वैसे ही आप दोनों के बीच कम अफवाहें फैल रही है क्या, जो आप यहाँ अपनी पड़ोसन से बात कर रहे हैं? अरे आप दोनों के चक्कर की बातें न जाने हर मोहल्ले में फैल चुकी है। भाभी क्यों डरती हो इतना यार? अरे लोग क्या सोचते हैं, अगर वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? भाभी ये लोगों का काम है सोचने का, उनको सोचने दो। अरे आप अपने परिवार पे ध्यान दो ना, आपको मुझ पे भरोसा है ना? अरे मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका या भैया का सर झुके। मैं जानती हूँ देवर जी, लेकिन वो क्या है ना कि गेहूं के साथ हमेशा घुन पिसता है। आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए भले ही कुछ ना हो, लेकिन ये बात हम जानते हैं, ना कि गांव वाले। गांव के लोग यही सोचते हैं कि आप दोनों का चक्कर चल रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि राधा से मिलना कम कर दीजिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। सीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राधा अपनी बेटी के साथ अकेली रहा करती थी। राधा और श्याम के बीच गहरी मित्रता थी। श्याम अक्सर ही राधा की मदद भी किया करता। श्याम और राधा की इस मित्रता को गांव वाले एक अलग ही नजर से देखने लगे थे। कुछ लोग उनके संबंध को गलत मानते थे और उनके बारे में अफवाहें फैलाने लगे थे। धीरे धीरे ये अफवाहें श्याम के भाई रामलाल के कानों तक आ पहुंचती है और इस तरह रामलाल श्याम को अपने कमरे में बुलाता है और उससे कहता है, अरे श्याम, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे गांव के लोग तुम्हारा नाम वो क्या नाम है, विधवा राधा, हाँ उसके साथ जोड़ रहे हैं। अरे क्या सच है, जरा तुम ही बताओ। भैया हमारे गांव वालों के पास कोई काम धंधा तो होता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ बैठ जाते हैं, चुगलियां करने लग जाते हैं। कल ही मैंने सुना था सरपंच को कुत्ते ने काट लिया। मैं पूछने गया कि सरपंच साहब आपको कुत्ते ने काटा है, तो वो कहता है मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, भड़क गया मुझ पे ही। देखिए भैया, इसी तरह ना अफवाह फैलाई जाती है। भैया ये उनका काम है, उनको अपना काम करने दो। उनको चुगलियां करनी आती है तो करने दो। अब बात रही राधा जी की, अरे वो मेरी एक अच्छी दोस्त है। उनके पति के जाने के बाद मैं बस उनकी मदद करने जाता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अरे श्याम, तुम और राधा अच्छे दोस्त हो, ये सब बात तो मैं मान लूंगा, लेकिन गांव वालों को कैसे समझाओगे? और वैसे भी वो काफी समय से अकेले रह रही है, वो अपना देख लेगी। तुम अपने बारे में सोचो, और इंसानियत के नाते उसकी जो मदद होगी वो मैं और तुम्हारी भाभी कर देंगे। अरे भैया, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। ठीक है भैया, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए भैया, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो गलत हो। रामलाल को अपने भाई पर बहुत भरोसा था, लेकिन सीता को शक था। वो श्याम पर नजर रखनी शुरू कर देती है और एक दिन श्याम और राधा साथ में हंसते खेलते बात कर रहे थे और इसी दौरान सीता उन्हें देख लेती है। ये देख सीता का शक और भी ज्यादा बढ़ चुका था। उसने अपने पति को इस बारे में खुलकर बताया और रामलाल ने तय कर लिया कि वो श्याम से इस बारे में सीधी बात करेगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रामलाल ने श्याम से कुछ भी नहीं कहा, जिस पर सीता ने रामलाल से कहा, आप देवर जी को कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? जब आपने उन्हें राधा से मिलने के लिए मना किया था तो उनकी हिम्मत कैसे हुई वो राधा के पास बैठकर हंसी मजाक करे, वो भी ये जानते हुए कि गांव के लोग उनके बारे में कितना कुछ गलत बोलते हैं। अरे यार, तुम समझ नहीं रही हो, श्याम कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। अरे मैं उसका भाई हूँ, बड़ा भाई, और अब उसकी निजी जिंदगी में दखल देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। भी तुम अगर कह रही हो तो मैं शाम से एक बार फिर बात कर लूंगा। अरे श्याम, गांव में तुम्हारे और राधा के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। अरे यार, लोग चलते फिरते हमको ताना मार देते हैं, इसी बात का मुझे डर था और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अरे भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा, मुझे भी बताओ। भैया भैया भैया, मैं क्या बोलूं आपको? अरे कितनी बार बता चुका हूँ कि राधा जी और मेरे बीच कुछ भी गलत नहीं है। हम एक अच्छे दोस्त है, उनके हालात खराब है, उनको मदद चाहिए होती है तो मैं मदद करने जाता हूँ, कुछ और करने नहीं जाता मैं। और मैं क्यों ही करूंगा? मुझे आप लोगों ने ये संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी की बहू बेटी का फायदा उठाऊं। उनको मेरी मदद की जरूरत होती है तो मैं उनकी मदद करने जाता हूँ और मैं जाता रहूंगा। कोई क्या बोलता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। देवर जी, आप झूठ मत बोलिए। मैंने आपको खुद उस राधा के साथ हंसते और बात करते देखा है। आप उस लड़की के लिए हमसे झूठ बोल रहे हैं। भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आपकी सोच इतनी छोटी होगी। हंसकर बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी और से प्यार करते हैं।
पड़ोस वाली दादी से भी तो मैं कल सुबह बात कर रहा था, वो तो और ज्यादा हंस के बात कर रहा था। मतलब मैं उनसे भी प्यार करता हूँ। हाँ भाभी, आपसे ही उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। रामलाल श्याम की बात सुनकर चुप हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसे समझाना छोड़ चुका था। अपने परिवार वालों की इज्जत का ख्याल रखते हुए श्याम ने राधा से दूरी बनाना शुरू कर दिया। तभी एक दिन अचानक से राधा की बेटी बीमार हो जाती है। राधा ने परेशान होकर श्याम से मदद मांगी। उसको तकलीफ में देख श्याम तुरंत राधा के घर पहुंच जाता है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और बस इसी घटना ने श्याम और राधा के रिश्तों को फिर से सुर्खियों में ला दिया था। गांव के लोग और भी ज्यादा बातें बनाने लगे थे। ये सब देखकर गुस्से में रामलाल ने श्याम से कहा, अरे मैं जानता हूँ कि तुम लोग अपनी जगह सही हो, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा। लोग हमारे परिवार का मजाक बना रहे हैं। या तो तुम उस राधा से मिलना छोड़ दो, या तो कुछ ऐसा करो कि गांव वाले हमें ताना मारना छोड़ दे। भैया, मैं राधा की मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि गांव वालों के ताने आपको सुनने पड़ते होंगे, और अब मैं कुछ ऐसा करूंगा ना जिसके बाद आपकी इज्जत बनी रहेगी, और आपकी नहीं, सबकी इज्जत बनी रहेगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। श्याम इस बारे में राधा से बात करता है और उसे अपनी स्थिति को समझाता है। राधा ने श्याम की बात को समझा और तय कर लिया कि अब वो गांव वालों के ताने और उनकी बातों का सामना करेंगे और अपने रिश्तों को साफ सुथरा रखेंगे। इस तरह अगले दिन गांव में एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में रामलाल, श्याम, राधा और गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल थे। जिसके बाद रामलाल ने पंचायत में कहा, अरे मुखिया जी, आप तो जानते ही है ना, मेरे भाई ने आज तक कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखा। अरे फिर भी आप गांव वाले राधा और उसके रिश्ते की गलत बातें बनाते रहते हैं और हमें ताना मारते रहते हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए। इसलिए मैंने आज यहाँ पंचायत रखी है। जिसको भी मेरे भाई के ऊपर शक है वो जरा सामने आकर साफ साफ सीधी सीधी बात करे। मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे देवर का पड़ोसन के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। ये जानते हुए भी लोग उनके बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं। अरे एक पड़ोसी होने के नाते श्याम उनकी सिर्फ मदद करता है। जी मुखिया जी, मैं राधा जी की मदद करता हूँ क्योंकि वो विधवा है, उनको जरूरत है। अगर कोई और उनकी मदद करने को तैयार है तो मैं मदद नहीं करूँगा। बताइए, कोई करेगा मदद उनकी? नहीं, कोई नहीं करेगा। तो मैं उनकी मदद कर रहा हूँ तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है सबको? इंसानियत के नाते मैं उनकी मदद करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी आके सामने बोले, वरना बाद में अगर किसी ने बोला तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मुखिया जी, श्याम और मेरा रिश्ता सिर्फ एक अच्छा दोस्त का है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी को मुझसे ज्यादा परेशानी या कोई दिक्कत है तो मैं गांव छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी शरीफ परिवार की इज्जत उछाली जाए। जब मेरे पति जिंदा थे तभी श्याम मेरे घर आता था, हमारी चिंता करता था, तब तो किसी को गलत नहीं लगा। और आज मेरे पति नहीं है तो वो मेरी मदद करता है तो आपको गलत लगता है? पंचायत के मुखिया ने सारी बातें सुनी और गांव वालों के पास किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था, जिससे पंचायत में ये साफ हो गया कि राधा और श्याम के रिश्ते पर जो भी सवाल उठाए जा रहे थे वो सब बेबुनियाद थे। जिसके बाद मुखिया भी सभी को सावधान करते हुए ये कहते हैं कि अपनी मान मर्यादा का ख्याल सभी को रखना चाहिए। किसी के ऊपर इस तरह बेवजह इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और न ही किसी को बदनाम करना चाहिए। उस दिन के बाद से गांव वालों ने श्याम और राधा के रिश्तों को गलत तरीके से देखना बंद कर दिया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया। तेज बारिश को देख राजीव कटी हुई लकड़ियों को जल्दी उठाकर एक घने पेड़ के नीचे ले जाता है। हे भगवान, अभी तो लकड़ियां काटना शुरू ही करी थी और तुम हो कि बरसना शुरू हो गए। चलो कोई नहीं, इतनी ही लकड़ियां ले चलता हूँ। अब और लकड़ियां काटना तो मूर्खता होगी। इन्हीं को बाजार में बेच दूंगा और क्या। अरे राजीव भाई, ये तो सागवान की लकड़ियां हैं और तुम तो जानते हो सागवान की लकड़ियां कितनी महंगी बिकती है। अच्छा ये छोड़ो, तुम ये बताओ कितने में दोगे? भैया आप इसको जिस रेट में लेना चाहें आप ले लें बस। राजीव की ये बात सुनकर दुकानदार के मन में लालच आ जाता है और अरे ये तो बड़ा ही मूर्ख निकला। अरे सागवान की लकड़ियाँ इतनी महंगी दाम की होती है और ये सस्ते में बेच रहा है। अरे अब मेरा तो फायदा है। हाँ, मुझे क्या, मैं तो अपना फायदा सोचूंगा।
अरे राजीव भाई, देखो, तुम्हारी लकड़ियाँ मजबूत तो है, लेकिन तुम्हारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी है और गीली लकड़ियों का कोई मोल नहीं होता। और फिर भी तुम मेरी जान पहचान के हो, तो 400 दूंगा। क्या 400 रुपए बस? अरे राजीव भाई, 400 ही दूंगा, वो तो तुम जानते हो ना क्यों। ठीक है, आप 400 ही दे दीजिए। कल सूखी और अच्छी लकड़ियां ले आऊंगा, फिर देखेंगे। इस तरह अब दुकानदार राजीव को पैसे दे देता, तो वही राजीव भी पैसे लेकर घर की ओर रवाना हो जाता। पर तभी उसका एक दोस्त मोनू उसके पास आता है और उससे कहता है, राजीव, तुझसे एक सवाल है यार, अगर तू बुरा ना माने तो मैं पूछूं तेरे से? हाँ जरूर, क्यों नहीं। राजीव, जब तू लकड़ियां बेच रहा था तो मैंने देखा कि किस तरह तो उस दुकानदार ने तुझे मूर्ख बनाया। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तू सच में इतना मूर्ख है कि हर कोई तेरे भोलेपन का फायदा उठाकर चला जाता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि जब तू लकड़ियां बेच रहा था ना, तब मैं वहीं पे था। मैंने सब कुछ देखा, किस तरह उस दुकानदार ने तुझे उल्लू बनाया। सागवान की लकड़ियां इतनी महंगी बिकती है, ये जानते हुए भी उसने तुझसे 400 रुपए में लकड़ियां खरीदी और तू मान भी गया। तूने उसे इतने सस्ते में बेच क्यों दी? अरे मोनू, तुझे अच्छे से पता है कि मेरा काम लकड़ियां काटना है और उसको बेचना है, तो मैं लकड़ियों में कभी मार नहीं खा सकता। मैं जानता हूँ राजीव, तभी तुझसे सवाल किया। मैं जानता हूँ उसने मुझे मूर्ख बनाया है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि हर शांत व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। हो सकता है कि उसके पास पैसे की कोई मजबूरी रही हो। देख राजीव, आज के जमाने में मजबूरी हर किसी के पास है, लेकिन उस मजबूरी में मूर्खता करना ये सही नहीं है। खैर, ये सब मैं तुझे समझा ही क्यों रहा हूँ। समझाया तो उसे जाता है जो समझे, और तुझे समझाने का मतलब है खुद का सर पत्थर में मारना। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप आ गए? रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। शांति पानी लेकर आती है, तो वहीं राजीव भी हाथ मुंह धोकर घर के आंगन में खाट पर बैठ पानी पीता है। आज तो बारिश हो गई थी, फिर आप ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? अरे शांति, मैंने सागवान की लकड़ियां काटी थी और तुम्हें तो पता है उनका रेट क्या है। सुनिए जी, हम कब तक इस तरह अपना नुकसान करके घर चलाएंगे? कभी न कभी तो हमें खुद के लिए भी सोचना होगा ना। आप लकड़ियों के रेट को बढ़ाकर क्यों नहीं बेचते हो? अरे नहीं शांति, मैं कभी भी अपनी ईमानदारी छोड़कर बेईमानी के रास्ते पर नहीं जा सकता। 2 पैसे कम कमा लूंगा, 2 रोटी कम खा लूंगा, लेकिन नहीं, बेईमानी कभी नहीं। राजीव की बात सुनकर शांति कुछ नहीं कहती और खाना बनाने चली जाती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन राजीव जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर के बाहर लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाता है। सुनिए जी, आप लकड़ियों से इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हो, क्यों ना हम मार्केट में मूर्तियां ही बेचना शुरू कर दें। इस तरह हमारा काम भी अच्छा चलेगा और हम लोगों को इस गरीबी से मुक्ति भी मिल जाएगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। एक लकड़हारा होने के साथ साथ मैं एक होनहार कारीगर भी तो हूँ। क्यों ना अपनी कारीगरी लोगों तक पहुँचाऊं और हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे। राजीव अब ठान लेता है कि वो लकड़ियां तो काटेगा, पर वो उन लकड़ियों को दुकान पर नहीं, बल्कि उन लकड़ियों से भगवान की मूर्तियां बनाकर बेचा करेगा। और वो करता भी कुछ ऐसा ही है। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन वाह, देखने में तो बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस मूर्ति के कारीगर कौन हैं? जी, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। सच में? इस मूर्ति का दाम क्या है? जी हाँ, और इसका दाम ज्यादा नहीं, बस 500 रुपए है। क्या? इतनी खूबसूरत मूर्ति सिर्फ 500 रुपए में? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक तो तुम खुद कारीगर हो, ऊपर से इस खूबसूरत मूर्ति को तुम सिर्फ 500 रुपए में बेच रहे हो।
साहब, जब गरीबी आती है ना तो हम गरीबों के लिए 1 रुपया भी लाखों रुपए जितना बराबर होता है। ये एक कारीगर है और मुझे ऐसे ही कारीगरों की जरूरत है जो मेरी दुकान में काम कर सके और मेरी दुकान को आगे बढ़ा सके। ये गरीब है, अगर मैं इसको थोड़े पैसे का लालच दूंगा तो ये तो मेरे साथ शहर चलने को राजी हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें महीने के 25,000 दिलवा दूंगा। तुम बस मुझे ऐसी ही मूर्तियां बनाकर देते रहना और भी बहुत कुछ बनाकर देना जिससे मेरी दुकान चल सके। मुझे तुम जैसे कारीगर की जरूरत है। पूरी लगन से और ईमानदारी से जो लोग अपना काम करना जानते हैं, मुझे वैसे ही लोग चाहिए। मोहन की बात सुनकर राजीव सोच में पड़ जाता है। किस सोच में पड़ गए? देखो, मौका अच्छा है। अगर मेरे साथ चलोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि तुम्हारा रहना खाना सब कुछ मैं करूंगा। वो साहब, मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं दे सकता। अगर मैं अकेला रहता तो आपके साथ चल देता, लेकिन मेरी पत्नी के साथ रहता हूँ। अब उससे बिना पूछे मैं कोई जवाब नहीं दे सकता आपको। ठीक है, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ये लो मेरा कार्ड, तुम इस पर मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। इतना कहकर मोहन अपनी गाड़ी में बैठ वहां से चला जाता है। शांति को देख राजीव आज की हुई बातें उसे बता देता है। पर आप वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ और आप खाएंगे क्या? तुम चिंता क्यों करती हो? उन्होंने कहा है कि वो सब कुछ देंगे। अरे जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। राजीव की बात सुनकर शांति उसकी बात से सहमत हो जाती है और इस तरह राजीव अपने गांव के पीसीओ पर जाकर मोहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि वो उसके साथ शहर चलने को तैयार है। देखो राजीव, ये हमारी दुकान है। इसके पीछे एक छोटा सा कमरा है, उसमें तुम रह लेना। और कमरे के बाहर बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं और उसका सामान पड़ा हुआ है। जैसे जैसे ऑर्डर आया करे तुम वैसे वैसे सामान बनाकर दुकान में भेज दिया करना। हमारे दुकानदार हर समय दुकान में ही बैठे रहते हैं और अगर कभी कभी वो दुकान पर नहीं होते हैं तो भी तुम्हें दुकान संभालनी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर देंगे। इस तरह से समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ राजीव अपना काम मन लगा कर करता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और इन 2 महीनों में राजीव अपने ऊपर एक भी पैसा खर्च ना कर अपनी बीवी को सारा पैसा भेज दिया करता। ऐसे ही एक दिन एक अमीर आदमी जिसका नाम अरविंद था आता है और वो दुकान के मालिक को एक ऑर्डर लिखवाता है। अरे भाई साहब, मुझे एक मजबूत लकड़ी की काठी चाहिए अपने बच्चे के लिए। काठी जितनी मजबूत होगी पैसा उतना ही मोटा दूंगा मैं। इसका मतलब है कि मैं इन लोगों से जितना पैसा मांगूंगा ये मुझे उतना पैसा देंगे। एक काम करता हूँ, ये ऑर्डर ले लेता हूँ, बाकी बाद में देखी जाएगी। ठीक है, आप मुझे एक बार बता दीजिए कि आपको किस तरह की काठी चाहिए। ठीक है, देखो देखो भाई साहब, ऐसा होना चाहिए। अगर काम अच्छा हुआ तब समझ लो मैं आपकी किस्मत का ताला खोल दूंगा। अरविंद की बात सुनकर मोहन के मन में लालच आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस ऑर्डर के लिए हाँ कर देता है। हमें एक लकड़ी की काठी बनानी है। रुको, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। देखो राजीव, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए इस पर काफी बारीकी से काम करना होगा। और हाँ, इस काठी को किसी हल्की लकड़ी से बना देना। अरे भैया, जब ये बड़ा ऑर्डर आया है तो इसको हल्की लकड़ी से क्यों बनाना? सागवान जैसी मजबूत लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। हल्की लकड़ी से तो ये काठी तुरंत टूट जाएगी। तुझे जितना कहा जाता है तू उतना समझा कर। मुझे काम की अच्छी खासी समझ है, इसलिए तू मुझे न समझाया कर कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा। मोहन की बात सुनकर राजीव कुछ नहीं बोलता
और उस काठी को ठीक वैसा ही बनाने लगता है जैसा उसने कहा था। 15 दिन बाद जब अरविंद वो लकड़ी की काठी लेने आता है तो उस काठी को देख अरविंद काफी खुश हो जाता है, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वो काठी तो उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर और सुंदर दिख रही थी। अरविंद के बेटे को काफी चोट लग चुकी थी। ये देख अरविंद का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। क्या हो गया अरविंद जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अरे तूने मुझसे भरमार पैसा लिया लेकिन काठी इतनी घटिया बनाई है। अरे उस पर मेरा बच्चा बैठते ही गिर गया। मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, जानता नहीं तू मुझको, छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हश्र करूंगा, तू कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। माफ करना अरविंद जी, पर ये काठी मैंने नहीं बनाई बल्कि मेरे कारीगर ने बनाई है। उसने अपना काम हल्का करने के लिए ऐसा किया होगा। मैं आपकी काठी दोबारा बनवा कर देता हूँ, मेरी दुकान बंद मत करवाइए आप। कहाँ है तेरा कारीगर, बुला उसको, नहीं छोड़ूंगा उसको। अरविंद का गुस्सा देख मोहन राजीव को बुलाता है। राजीव को देख अरविंद का गुस्सा फूट पड़ता है और वो उसे बेरहमी से मारने लगता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपको पहले ही चीजें समझाई थी पर। चुप, एकदम चुप। अगर तूने एक लफ्ज भी बोला ना तो तुझे अभी यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। मैं ईमानदार हूँ और अपना ईमान बेचकर किसी की जी हजूरी करना ये मेरी फितरत में नहीं है। अरे आप क्या मुझे यहाँ से बाहर करेंगे? मैं खुद ही जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना आपका काम। इतना बोलकर राजीव मोहन का काम छोड़कर निकल जाता है अरविंद का पता लगाने। राजीव की शक्ल देख अरविंद का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसके साथ कुछ करता कि उससे पहले राजीव उसको सारी सच्चाई बता देता है। क्या उसने मुझे इतना बड़ा झूठ कहा? अब मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? साहब अगर मैं झूठ बोलता तो शायद यहाँ नहीं आता। मैंने कभी भी अपने ईमान के साथ गद्दारी नहीं करी। मेरा फर्ज था आपको सच बताना, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप जाने, आपकी मर्जी। अरविंद को राजीव की आंखों में सच्चाई की चमक नजर आती है। अगर ऐसा है तो तुझे मेरे लिए फिर से काठी बनानी होगी और इस बार कोई गलती ना हो। और हाँ, जब तक काठी नहीं बनती तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन अगर काठी सही बनी तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। बोल, है मंजूर? राजीव अरविंद की बात से सहमत हो जाता है और इस तरह अरविंद राजीव के कहे अनुसार लकड़ियां मंगवाता है। काठी देख अरविंद को यकीन हो जाता है कि मोहन झूठ बोल रहा था, जिसके बाद अरविंद मोहन को पुलिस के हवाले कर देता है और राजीव को हमेशा के लिए अपने घर में काम करने के लिए रख लेता है। शांति का पति रमेश मजदूरी करता था और उसकी एक बेटी रेनू और बेटा उमेश सभी साथ में रहते थे। रेनू की उम्र दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी और रेनू की शादी के लिए लड़के वाले देखने आते थे, पर बाद में मना कर देते थे। दूसरी तरफ शांति का बेटा उमेश, जिसको शांति ने लाड पर चढ़ा रखा था, जिसकी वजह से उमेश कामचोर निकल गया था। हे भगवान, पता नहीं कब मेरी बेटी रेनू की शादी होगी। बेचारी की उम्र भी इतनी हो गई है पर अभी तक घर में कोई खुशियाँ नहीं आई। अरे शांति, तुम चिंता मत करो, हमारी बेटी की किस्मत में जब होगा ना तो अच्छा लड़का मिल जाएगा और चट मंगनी पट ब्याह भी हो जाएगा। अगर आज तुम अच्छे पैसे कमाने वाले होते तो शायद मेरी बेटी का रिश्ता किसी अच्छे घर में होता। आज शादी हो जाती, जिंदगी भर बस गरीबी ही देखी है। अगर तुम्हें ज्यादा गरीबी लग रही है ना तो घर में तुम्हारा बेटा उमेश भी तो है, उसे सर पे क्यों चढ़ा के रखती हो?
उस कामचोर को बोलो ना बाहर जाके काम करे। सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता। अरे मेरे बेटे के बारे में कुछ गलत मत बोलो। अभी उसकी उम्र खेलने कूदने की है, ना कि मजदूरी करने की। शांति अपने बेटे के पक्ष में अपने पति रमेश से बहस करती है। कुछ देर बाद रमेश के पास उसके बचपन के दोस्त अशोक की बेटी रितिका का फोन आता है। अशोक की तबीयत खराब होने के कारण रमेश अशोक को देखने के लिए गांव जाता है। अशोक तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं रमेश, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे मेरी बेटी की चिंता लगी हुई है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी रितिका बिल्कुल अकेले रह जाएगी। रितिका की लंबाई की वजह से रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कर रहा है। पता नहीं मेरे जाने के बाद उसका क्या ही होगा, कैसे शादी होगी उसकी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? और आपको कुछ नहीं होगा। अंकल जी, पिताजी को समझाइए ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी। अशोक तूने मेरी हर चीज में मदद की है और मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरी बेटी की शादी मैं अपने बेटे उमेश से करवाऊंगा और रितिका ही मेरे घर की बहू बनेगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखना शादी के बाद हम दोनों समधी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी दिखाई देंगे। पिताजी, पिताजी आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलिए ना। देखिए ना अंकल, पिताजी को क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। डॉक्टर देखिए ना अशोक को क्या हो गया है, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा। कुछ देर बाद डॉक्टर आके बताता है कि अशोक का देहांत हो गया है। अशोक के देहांत के बाद कुछ दिन बाद रमेश रितिका को अपने घर ले आता है और अपने दोस्त अशोक से किए हुए वादे को पूरा करता है। शांति, हम रितिका और उमेश की शादी के बारे में सोच रहे हैं और मैं चाहता हूँ रितिका हमारे घर की बहू बने। शायद हमारा बेटा भी शादी के बाद सुधर जाए और जिम्मेदारी आने पे काम काज करने लग जाए। ये तुम क्या बोल रहे हो? और उमेश इतनी लंबी लड़की से शादी के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। पिताजी, माँ सही बोल रही हैं। उमेश उससे शादी के लिए मना करेगा और वो इतनी लंबी है कि हमारे बीच में अजीब लगेगी। रेनू तू अपनी जुबान बंद रख। मुझे पता है उमेश मेरी बातों को बिल्कुल नहीं टालेगा। वो मेरे बोलने पे रितिका से शादी करेगा। पापा जी, रितिका की कद देखी है आपने? अरे वो मुझसे बहुत लंबी है और पाँव देखे उसके बच्चों जैसे हैं। अगर शादी कर ली मैंने उससे तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा अशोक ने मेरी बहुत मदद की थी और तू अपने बाप का मान रखेगा या नहीं? उमेश अपने पिताजी के कहने पर रितिका से शादी कर लेता है। शादी के बाद रितिका पूरा घर संभालती थी। रितिका और उमेश की शादी से रमेश के अलावा कोई खुश नहीं था और रितिका से कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए थे। बहू, तू इतनी लंबी है और दूसरा तेरे पैर बच्चों की तरह छोटे हैं। पता नहीं कौन सी कोख से जन्म लिया है तूने। तू बहुत खुशकिस्मत है जो तेरी शादी मेरे बेटे से हुई है, वरना तुझे देखकर तो कोई दोबारा देखे भी ना। माँ, आप सही बोल रही हो। इसका तो लंबा कद देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी है और नीचे देखो तो लगता है बच्चा खड़ा है। शांति, थोड़ी तो शर्म करो। रितिका तुम्हारी बहू है, किस्मत उसकी नहीं तुम्हारी खुली है। तुम दोनों माँ बेटी आराम फरमा रही हो, वो सब इस बेचारी के कारण हो रहा है और ये पूरा घर अकेले संभाल रही है। सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। रेनू और शांति के इतना बोलने के बाद भी रितिका कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। रितिका रात को कमरे में अपने पिताजी की तस्वीर देखकर याद करके रोती रहती थी। रितिका को देख उमेश उससे कभी नहीं पूछता था और चुपचाप से अपने कमरे में आकर सो जाता था। फिर एक दिन शांति की पड़ोसन रीता आती है। शांति बहन, जब से तेरी बहू आई है तूने तो घर पर आना ही छोड़ दिया। क्या बताऊं रीता बहन, जब से मेरी बहू आई है मुझे तो घर से बाहर निकलने में भी शर्म आती है। कहीं मेरी लंबी बहू की वजह से मेरा मजाक ना बने। मुझे तो बाजार से इसके नाप की चप्पल लाने में भी शर्म आती है। कोई पूछ न ले कि ये बच्चों वाली चप्पल किसके लेकर जा रही हो। और तू बता कैसे आना हुआ तेरा? मैं तो बस आराम से घर में फ्री बैठी थी तो सोचा तुझसे मिलाऊं और तेरी बहू को भी देख लूं। तेरे बेटे की शादी में मैं तो गांव में थी, इसलिए तेरी बहू को देख नहीं पाई। वैसे कहाँ है तेरी बहू? कहीं दिख नहीं रही है।
शांति रितिका को आवाज लगाकर बुलाती है और रितिका रसोई में जाकर दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। रीता चाय पीते पीते रितिका के पैर देखती है और खुश होकर शांति से बोलती है, वैसे शांति बहन, तेरी बहू लंबी है, पर तेरी बहू तुम्हारे लिए एक लक्ष्मी है और तू बहुत भाग्यशाली है जो तेरे घर में ऐसे छोटे पैरों वाली बहू आई है। शादी को तो हफ्ता भर हो गया, पर अभी तक तो कोई भाग्य नहीं खुला। ऊपर से घर में पैसे की इतनी तंगी चल रही है। बहू, मैं तेरे लिए छोटे नाप की चप्पल ले आई और तू अब से बिना चप्पल के नहीं रहेगी, समझी? वरना कोई और पड़ोसन घर में आएगी, देखेगी तुझे बिना चप्पल के तो मुझे ही बोलेगी। शाम होते ही सारे खाना खाते हैं। तभी शांति के फोन पर रेनू के रिश्ते के लिए फोन आता है और रेनू का रिश्ता पक्का हो जाता है। सभी रेनू की शादी की तैयारी में लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रेनू की भी शादी हो जाती है। देखा शांति, हमारी बहू के घर में प्यार पड़ते ही हमारी बेटी रेनू की शादी भी हो गई, वरना काफी समय से लड़के वाले मना करके चले जाते थे और बहू के आने के बाद एक अच्छे लड़के का रिश्ता आया और शादी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमारी बेटी की इतनी अच्छी किस्मत थी जो आज मेरी बेटी इतने अच्छे परिवार में गई है। माँ, पापा जी, आज मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, इतने खुश होगे कि नाचने लगोगे। अब बताएगा भी हमें खुशी किस बात की? बस अकेला ही खुश होता रहेगा। माँ, मेरी जॉब लग गई, अब मैं रोज ऑफिस जाऊंगा। अरे वाह बेटे, ये तो बहुत खुशी की बात है, तूने तो दिल जीत लिया। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ जो तेरा भी काम लग गया और रेनू की भी शादी हो गई और मेरी बहू आने के बाद मुझे घर की सारी चिंता बिल्कुल खत्म हो गई। रितिका बहू, मेरी पड़ोसन सही बोल कर गई थी, तू इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। घर में तेरे पैर पड़ने से मेरी बेटी की भी शादी हो गई और मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। मुझे माफ कर देना बहू, जो मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा, सबके सामने तेरा मजाक बनाया और तूने कभी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया और तुमने रितिका को बहू नहीं बेटी माना। शांति अपनी बहू रितिका को गले लगा लेती है। उमेश भी रितिका से माफी मांग लेता है और रितिका से अच्छे से बात करने लगता है। शांति अपनी बहू को रोज बाजार लेकर जाती है। जो भी बाजार में रितिका के लंबे कद का मजाक बनाते थे, शांति उससे लड़ाई करने लग जाती थी। रितिका भी अपने पति उमेश और अपने सास ससुर के साथ बहुत खुश थी।